नमस्कार दोस्तों, मैं रायका सिंह। आज मैं द लास्ट डेज नामक एक स्पेनिश साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म सर्वनाश के बाद के समाज पर आधारित है। पूरी दुनिया में एक रहस्यमय बीमारी फैलने के बाद लोग बहुत डर जाते हैं। इसका मतलब है कि उनमें बाहर का डर विकसित हो जाता है। यह बीमारी बहुत जल्दी हावी हो जाती है। ऐसा होने पर जो लोग बाहर होते हैं वे तुरंत मर जाते हैं, जबकि बचे हुए लोग जहाँ हैं वहीं रह गए हैं। इस बीमारी को हावी हुए 3 महीने हो गए हैं और इसका इलाज अभी तक नहीं खोजा जा सका है। जैसे ही लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया, दुनिया रुक सी गई। जब महामारी फैली तो मार्क नाम का एक आदमी ऑफिस में काम पर था। तब से अभी तक वह अपनी पत्नी जूलिया के पास घर नहीं लौट पाया है। फिल्म की शुरुआत में मार्क खाने के लिए अपने ऑफिस की तलाशी लेता है। उसके साथ उसके साथी भी है। उसके साथी पिछले कई महीनों से काम में व्यस्त है। वह फोन का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा अंदाजा था यह काम नहीं करता। खिड़की से हमें शहर में महामारी के कारण हुआ विनाश दिखता है। मार्क रोटी का एक टुकड़ा खाते हुए खाली सड़कों को देखता है। उसका साथी उसे नीचे आने के लिए कहता है क्योंकि काम करने की उसकी बारी है। पिछले महीने से वे एक सुरंग बना रहे हैं जिसका इस्तेमाल वे कहीं जाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वे बाहर नहीं निकल सकते। जैसे ही मार्क दीवार तोड़कर उसमें एक छेद बनाता है, वो देखता है कि दूसरी ओर सबवे सुरंग है। बाद में सभी को राशन दिया जा रहा है। लाइन में इंतजार करते समय मार्क अपने पुराने बॉस एनरिक को अपनी जेब में जीपीएस छिपाते हुए देखता है। जब उसने उससे पूछा कि जीपीएस किस लिए है, एनरिक ने उसको टाल दिया। फ्लैशबैक से पता चलता है कि महामारी से पहले मार्क एक कंप्यूटर इंजीनियर था। एक दिन एनरिक उसे ऑफिस में बुलाता है और उससे उस डेडलाइन के बारे में पूछता है जिसे मार्क ने पूरा नहीं किया। वह मार्क को धमकी देता है कि अगर वह ढंग से काम नहीं करता तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मार्क उस रात ओवरटाइम करता है और अपनी पत्नी जूलिया की कॉल को नजरअंदाज कर देता है। वह देर से घर लौटा और देखा कि जूलिया पहले ही रात का खाना खा चुकी है। दोनों जल्द ही बच्चा पैदा करने के प्लान के बारे में बात करते हैं। मार्क ऑफिस तनाव की वजह से बच्चा लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन जूलिया को जल्दी है। इस मामले को लेकर उनके बीच पहले भी कई बार बहस हो चुकी है। रात में मार्क सो नहीं पाता। वह एक 16 साल के लड़के की न्यूज देखता है जो 6 महीने तक अपने घर के अंदर रहने के बाद आत्महत्या कर लेता है। उसे दिमागी बीमारी थी, लेकिन उसका बाप उस पर विश्वास नहीं करता था, जिस कारण उसने आत्महत्या कर ली। अगले दिन ऑफिस में हर कोई लड़के की दुखद मौत पर चर्चा करता है। मार्क ने नोटिस किया कि उसका एक साथी रोविरा वही कपड़े पहन रहा है जो उसने पिछले कुछ दिनों से पहने हुए थे। यह लगभग वैसा ही है जैसे वह घर नहीं लौटा। उस समय मार्क को समझ नहीं आया कि रोविरा की समस्या क्या थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखे तो वह इस बीमारी से संक्रमित होने वाले पहले लोगों में से एक था। वर्तमान में मार्क और एनरिक के ऑफिस में चुपके से जीपीएस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि फोन के जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया है। मार्क को अपने अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए जीपीएस की जरूरत है। एनरिक ने मार्क से रिक्वेस्ट की कि वह दूसरों को डिवाइस के बारे में न बताए, नहीं तो वे इसे चुरा लें। मार्क ने बताया किया कि उसने पहले रोविरा की सप्लाई चुरा ली है। अपने दोनों उपकरणों का उपयोग करके वे एक दूसरे को उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। एनरिक को भी विला ओलंपिया जाने में मदद की जरूरत है, लेकिन वह कारण नहीं बताता है। एनरिक शुरू में मार्क के विचार को पसंद नहीं करता और उसके साथ पार्टनरशिप करने से इनकार कर देता है, लेकिन मार्क उसे जूलिया की खोज में मदद करने का झांसा देता है। दोनों मेट्रो में चले गए और अपनी यात्रा शुरू की। कुछ घंटों बाद वे सबवे स्टेशन पहुंचते हैं, जो अब सैकड़ों लोगों का घर बन गया है। अचानक एक जेबकतरे ने एनरिक का सामान से भरा बैग छीन लिया और भाग गया। वे उसका पीछा करते हैं और जेबकतरों की गैंग के इलाके में पहुंच जाते हैं। ठग उनका सब कुछ चुरा लेना चाहते हैं। उन्होंने दोनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोनों की किस्मत अच्छी थी कि बिजली ठीक समय पर चली जाती है और वे ठगों पर हमला कर देते हैं। लड़ाई में एनरिक लीडर को मार देता है। मार्क को चिंता थी कि एनरिक उसके बिना काम जारी रखेगा, मगर उसको यह जानकर राहत मिली कि वह अपनी पार्टनरशिप नहीं तोड़ेगा। एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं मार्क ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है। हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। वह अपने पड़ोसी के घर में प्रवेश करता है जो महीनों से जमा हुए कूड़े कचरे से भरा हुआ है। यह साफ है कि वह भी संक्रमित हो गया है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। काम के दौरान अधिकारियों को पता चला कि रोविरा कई हफ्तों से उनके कार्यालय में रह रहा है। जब वह अपनी जान की भीख मांग रहा था तो उन्होंने उसे बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया। लोग सोचते हैं कि वह नाटक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसे बाहर ले जाया जाता है उसे दौरा पड़ता है और वो मर जाता है। इसके बाद मार्क अपने सामान की जांच करता है और देखता है कि रोविरा ने खाना और बाकी जरूरी सामान जमा कर लिया है। रात में मार्क जूलिया को बताता है कि उनके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में उसे अभी तक पता नहीं है। घटना
घटनाएं मार्क को परेशान करती हैं, लेकिन वह नहीं जानता कि वह आखिर करे भी तो क्या। जूलिया उसे गले लगाती है, लेकिन मानती है कि वह बिना किसी कारण के चिंता कर रहा है। वे सोने से पहले प्यार करते हैं। वर्तमान में मार्क उसका सपना देखकर जाग जाता है। जब वह आसपास किसी को नहीं देखता तो चिंतित हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद जब एनरिक उसके पास आता है तो उसे राहत मिलती है। दोनों ने मेट्रो सुरंग से अपनी यात्रा जारी रखी। मार्क पूछता है कि एनरिक विला ओलंपिया क्यों जाना चाहता है, लेकिन उसने बातचीत को टाल दिया। वह पूरी यात्रा के दौरान कई फलों के बीज भी इकट्ठा करता रहा, जो मार्क को अजीब लगता है। कुछ मील चलने के बाद उन्हें सीवर सिस्टम की ओपनिंग मिलती है। वे सीवर में कूद जाते हैं और जीपीएस का उपयोग करके उस बिल्डिंग तक पहुंचते हैं जिसमें मार्क रहता था। सीवर से बाहर निकलने के लिए उन्हें एक गैस सिलेंडर को उड़ाना होगा और जमीन में एक छेद करना होगा। वे पहले 2 बार फेल हो जाते हैं, लेकिन अंत में विस्फोट करने में सफल होते हैं। मार्क अंत में अपने कमरे में पहुंचता है और देखता है कि उस पर एक अजीब आदमी का कब्जा है। पहले तो उसे लगा कि उस आदमी ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है, लेकिन बाद में पता चला कि वह और उसका परिवार बिल्डिंग में काम कर रहे थे। जब वे संक्रमित हो गए तो वे घर नहीं लौट सके, इसलिए उन्होंने उसके अपार्टमेंट में शरण ली। जूलिया के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा उनका दावा है कि जब वे अंदर आए तो अपार्टमेंट खाली था। एनरिक ने रसोई के चारों ओर देखा और पाया कि परिवार ने भोजन के लिए पक्षियों को पकड़ा है। वह मकई के दाने भी इकट्ठा करता है और उन्हें अन्य बीजों के साथ बैग के अंदर रखता है। इस बीच मार्क को एक अस्पताल का कागज मिला जिसमें जूलिया की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी। तब पता चला कि जब वे आखिरी बार मिले थे तो वह प्रेग्नेंट थी। हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया गया है जहां मार्क और जूलिया तेजी से फैल रही बीमारी के बारे में खबरें देख रहे हैं। इस स्थिति को अब आतंक के रूप में जाना जाता है और इसके कारण पहले ही कई लोग मर चुके हैं। जूलिया बच्चे पैदा करने का टॉपिक शुरू करती है और वे फिर से बहसने लगते हैं। काम पर जाते समय मार्क ने देखा कि सड़कें और ट्रेन नॉर्मल से ज्यादा खाली है। ऑफिस में लोग भी ऐसी खबरें सुन रहे हैं जहां एक्सपर्ट दावा करते हैं कि घबराहट का कारण सिर्फ सामूहिक उन्माद है। मार्क को जूलिया के साथ बहस करके बुरा लगता है, लेकिन जब वह फोन करता है तो उसकी दोस्त एंड्रिया उठाती है और जूलिया से बात करना चाहती है। वह घर जाने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि जैसे ही वह बाहर कदम रखता है वह घबराकर जमीन पर गिर जाता है। मार्क भी इस बीमारी से संक्रमित हो गए हैं। वह किसी तरह बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। एट प्रेजेंट अचानक बारिश होने लगती है। एनरिक और मार्क पर्दे और बाल्टी की मदद से पानी इकट्ठा करते हैं। अपार्टमेंट में भी हर कोई ऐसा ही करता है। रात में दोनों जितना हो सके उतना सामान इकट्ठा करते हैं और अपनी अगली मंजिल के लिए निकल जाते हैं। मार्क उस मॉल में जाना चाहता है जिसमें जूलिया काम करती थी, लेकिन एनरिक का कहना है कि वे अगले विला ओलंपिया जा रहे हैं क्योंकि वे उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंच गए हैं। वह अब मार्क के साथ नहीं जाना चाहता। उनमें झड़प हो जाती है जो गलती से टॉर्च टूटने के तुरंत बाद हो जाती है। फिर एनरिक ने खुलासा किया कि वह उस अस्पताल में जाना चाहता है जहां उसके पिता भर्ती है। उसे ढूंढने के बाद वह मार्क को जीपीएस देने का वादा करता है। मार्क मान जाता है। दोनों यात्रा जारी रखते हैं और रात के अंत में एक पुराने चर्च में पहुंच जाते हैं। वे एक लाइटर ढूंढते हैं और उससे आग जलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनकी योजना तब बर्बाद हो जाती है जब उन पर एक जंगली भालू हमला कर देता है। यह एनरिक पर हमला करता है और लगभग उसे मौत के घाट उतारने वाला है, लेकिन मार्क सही समय पर इसे मारने में सफल हो जाता है। इसके बाद वे भालू के मांस को पकाते हैं और उसे खा जाते हैं। जैसे ही वे खाते हैं वे महामारी से पहले के अपने जीवन के बारे में बात करते हैं। यह पता चला कि एनरिक का एकमात्र परिवार उसके पिता है, जिनसे वह बहुत प्यार करता है। जैसे जैसे वे एक दूसरे के बारे में अधिक जानने लगते हैं, अच्छे दोस्त बनने लगते हैं। अगले दिन वे सीवर से अस्पताल तक की यात्रा जारी रखते हैं। रास्ते में वे जीवित बचे लोगों के एक ग्रुप से मिलते हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने अस्पताल को जला दिए जाने की अफवाहें सुनी है। एनरिक घबरा जाता है और एक बिल्डिंग की छत पर जाता है। वहाँ एक कांच की खिड़की से वह देखता है कि अस्पताल वास्तव में जल गया है। क्योंकि उसके पिता अपाहिज थे और उनका कमरा 5वीं मंजिल पर था, उसने उनके जीवित रहने की सारी उम्मीदें खो दी। प्यार करने या देखभाल करने वाला कोई नहीं होने पर एनरिक जीने की इच्छा खो देता है और खिड़की से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क उसे बचा लेता है। एनरिक अब चाहता है कि मार्क खुद जूलिया की तलाश करे। उसने मार्क को बीजों का थैला भी सौंप दिया और कहा कि भविष्य में उसके बच्चे को इनकी आवश्यकता होगी। फिर वे अलग हो जाते हैं और मार्क उस मॉल में जाता है जहां जूलिया काम करती थी। वह बिना किसी परेशानी के मॉल पहुंचता है और देखता है कि जमीन पर कई शव पड़े हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां के लोगों ने अपने जीवन से संघर्ष किया है। वह उस दुकान में प्रवेश करता है जिसमें जूलिया काम करती थी, लेकिन उसके मालिक को फर्श पर मृत पाया। सौभाग्य से जूलिया की दोस्त एंड्रिया ने एक नोट लिखा है जिसमें कहा गया है कि वे सुपरमार्केट में है। वहाँ जाते समय उसकी मुलाकात
मुलाकात जीवित बचे लोगों के एक ग्रुप से होती है। वे उसे अंदर जाने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वे यह देखने के लिए मान जाते हैं कि जूलिया उनके साथ में है या नहीं। इससे पहले कि वे उसके पास वापस आ पाते, एक दुश्मन ग्रुप उन पर हमला कर देता है। इस लड़ाई के कारण दोनों ग्रुपों के काफी लोग मारे जाते। फिर मार्क एंड्रिया से मिलता है, जो उसे बताती है कि उस दिन मार्क की कॉल खत्म होने के बाद जूलिया डॉक्टर के पास गई थी। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मलबा गिरने से एंड्रिया की मौत हो जाती है। इसके बाद एक आदमी मार्क पर हमला करता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन एनरिक सही समय पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन इसके तुरंत बाद एनरिक के सीने में छुरा घुमा गया। वह मार्क से अपनी चोट छुपाता है और जूलिया की खोज में उसके साथ शामिल होने की पेशकश करता है। वे सुरंग से गुजरते हैं और एक ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं। मार्क बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों में से एक की ओर दौड़ता है और खिड़की से सामने वाली बिल्डिंग में जूलिया को देखता है। जूलिया ने भी उसे नोटिस किया और बहुत खुश हुई। मार्क एनरिक को उसके बारे में बताने के लिए जल्दी से वापस भागता है, लेकिन पाता है कि उसका खून बह रहा है और मरने वाला है। मरने से पहले एनरिक मार्क से जूलिया को खोजकर खुशी से अपना जीवन जीने के लिए कहता है। अब जूलिया और मार्क दो ऑपोजिट बिल्डिंगों के दरवाजों पर हैं। मार्क उससे मिलने के लिए सड़क पर दौड़ता है। उसका सिर हल्का हो जाता है और उसके कानों से खून बहने लगता है, लेकिन अंत में वह किसी तरह अपनी पत्नी के पास पहुंचने में सफल हो जाता है। आखिरकार दोनों फिर से मिल जाते हैं और खुशी के आंसुओं के साथ एक दूसरे को देखते हैं। कुछ महीनों बाद जूलिया ने एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया। वे उन बीजों का उपयोग करते हैं जो एनरिक ने मार्क को ग्रीन हाउस बनाने के लिए दिए थे। जैसे जैसे उनका बच्चा बड़ा होता है, वह बाहरी दुनिया में अपना पहला कदम रखता है, जिससे साबित होता है कि वह महामारी से इम्यून है। जब वह जवान होता है तो उसकी उम्र के कई बाकी बच्चे उसे सभ्यता के पुनर्निर्माण के लिए ले जाने आते हैं। फिल्म तब समाप्त होती है जब मार्क और जूलिया अपने बेटे को उसके दोस्तों के साथ जाते हुए देखते हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।